बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशिल राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को बहुत ही महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। और निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों से जब से देश में आम्बेडकराइट मूवमेंट ने गति पकड़ी और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, निश्चित रूप से देश में हर उस महापुरुष को, हर उस महामानव को जिसने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के लिए काम किया है, उन सभी के जन्मोत्सव को, उनके जीवन से जुड़े हुए दिनों को, उनके लिखे हुए साहित्य को बहुत शिद्दत से न केवल लोग पढ़ने समझने लगे, बल्कि निरंतर उन पर चर्चाएं करने लगे और उन्हें अपने जीवन में आचरण में उतारने का अभ्यास भी करने लगे। तो निश्चित रूप से ज्योतिबा का जीवन भी कुछ ऐसा ही है जो हम सब के लिए असंख्य अनगिनत प्रेरणाओं से भरा हुआ है। आज के विषय पर, या फिर यूं कहें कि ज्योतिबा के जीवन संघर्ष पर यदि हम बातचीत करना चाहें, मोटे मोटे से 4-5 हिस्सों में उनके जीवन को बांट कर देखता हूं। ये सामान्य सी जानकारी तो संभवतः हर जगह हम पढ़ते ही हैं कि 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राव है। और स्वाभाविक रूप से जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को हम देखते हैं कि उनके बाल्यावस्था में उनके पिता की बड़ी निर्णायक भूमिका है। बाबा साहब कई बार जिक्र करते हैं कि मुझ में जो बहादुरी का गुण है, जो निर्भीकता है, वो निश्चित रूप से अपने पिता से ट्रांसफर हुई, आनुवंशिक रूप से मिली है। तो ज्योतिबा के जो पिता है वो भी निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील मानसिकता के व्यक्ति थे। इसीलिए जब उनको लगा कि उस शहर के बहुत सारे लोग जो अपने आप को सम्भ्रात कहते हैं, कुलीन वर्ग का मानते हैं, वो अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में भेज रहे हैं, और सामान्यतः उस दौर में शूद्रों, अति शूद्रों के बच्चों के पढ़ने का कोई चलन नहीं है, उनके पिता ज्योतिबा का एडमिशन करवा देते हैं एक मराठी स्कूल में। लेकिन उन दिनों जैसे आज भी होता है, स्कूल या कॉलेज की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, स्वाभाविक रूप से उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उसका अध्यक्ष होता है, उसका सचिव होता है, और भी मेंबर्स होते हैं। तो ज्योतिबा जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, उस स्कूल की जो प्रबंधन समिति थी, उसके मुखिया बहुत ही कट्टरपंथी एक हिंदू व्यक्ति थे। और उन्हें ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि कोई अछूत या शुद्र कहे जाने वाला बच्चा इस विद्यालय में अध्ययन करें। और यही परिणाम हुआ, इसका कुपरिणाम ये निकला कि थोड़े दिनों बाद ही ज्योतिबा को अपने स्कूल से निकलना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को देखते हैं तो परिस्थितियां इतनी परिवर्तित हुई कि अछूत बच्चे जो अंग्रेजों द्वारा संचालित स्कूल है उनमें पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो क्लास के बाहर बैठ रहे हैं, दरवाजे के पास बैठ रहे हैं, जूतों के पास बैठ रहे हैं। तो ज्योतिबा का एक तरह से बहुत मन मारकर अध्ययन से नाता टूट गया। यद्यपि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पर वो उनका जो परंपरागत व्यवसाय था, जिसे फूलों के व्यापार से जुड़ा हुआ अक्सर हम पढ़ते हैं, वो उसे करने लगे, अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे। लेकिन उनके मन में वो टीस हमेशा बनी रही कि मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत सारी चीजों को जानना है। और अनौपचारिक रूप से वो घर पर भी जब भी अवसर मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। संयोग से उनके पड़ोस में दो भले लोग रहते थे। एक उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे टीचर थे जिनका नाम गफार बेग मुंशी था, और एक को क्रिश्चियन रहते थे जो किसी अच्छे पद पर ऑफिसर थे। जब उन दोनों ने देखा कि लड़का अध्ययनशील है, पढ़ने में रुचि रखता है, तो उन्होंने ज्योतिबा के पिता से फिर से निवेदन किया कि इसे किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में एडमिट कर दिया जाए। और उनकी बातों से सहमत होकर
14 साल की उम्र में वापस ज्योतिबा का एडमिशन होता है एक इंग्लिश स्कूल में। इस बार जो माहौल मिला, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की कोलंबिया जाने ने, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने ने उनकी वैचारिकी को, उनकी मानसिकता को बहुत मजबूत आधार दिया, ठीक ऐसा ही इस बार ज्योतिबा फुले के साथ होता है। तो उस अंग्रेजी स्कूल में वो बहुत से क्रांतिकारी लेखकों, विचारकों और दुनिया के इतिहास से परिचित होते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी हो, बहुत सारे लोगों से परिचय जब उनका होता है। और वहीं पर ज्योतिबा एक जगह पर जिक्र भी करते हैं कि उन्हें एक ऐसी किताब मिलती है थॉमस पेन की लिखी हुई, राइट्स ऑफ मैन नाम से, जो उनकी वैचारिकी को, उनकी मानसिकता को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और अपने इस विद्यार्थी जीवन में वो बहुत गहराई से इस बात को महसूस करते हैं कि यदि दुनिया के दूसरे देशों में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, जिस स्वतंत्रता की, जिस समानता की, जिन नागरिक अधिकारों की, जिस न्याय की वकालत लोग कर रहे हैं, वहां के नागरिक जिन अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, भारतीय समाज में उस इस सामाजिक परिदृश्य में वो चीजें दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो कुल मिलाकर एक विद्यार्थी के रूप में ज्योतिबा को जब अवसर मिला स्कूल जाने का, उन्होंने उसका अधिकतम सदुपयोग किया और उस अवसर का लाभ उठाते हुए निश्चित रूप से वो इस बात के लिए तैयार करते हैं अपने आप को कि अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत से, समय का सही सदुपयोग करते हुए वो एक बेहतरीन अध्ययनशील विद्यार्थी बनकर अपने आप को, अपनी मानसिकता को अपग्रेड कर सके, अधिकाधिक चीजों को सीख सके। और सही मायने में उन्होंने ये किया भी। तो एक विद्यार्थी के रूप में उनका जीवन बड़ा प्रेरणादायक है। आज भी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके लिए भी निश्चित रूप से प्रेरणा है कि किस तरह से विपरीत हालातों में रहकर एक ऐसा लड़का, जिसके जन्म के 1 साल बाद ही उसकी माता की डेथ हो गई, वो न केवल पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों बल्कि सामाजिक अवरोधों के बावजूद किस तरह से अपने आप को मुख्य धारा में स्थापित करने के प्रयास में लगता है, इतने समर्पण के साथ। एक और बड़ी विशिष्ट घटना है, और निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है, यदि ये घटना न घटित हुई होती तो ज्योतिबा फुले इतने आंदोलित नहीं होते, उनके तेवर इतने बगावती नहीं होते। तो घटना 1848 के आसपास की है, जब ज्योतिबा फुले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है दोस्ती में कि हम अपने दोस्त या मित्र की शादी में जाकर बहुत उत्साह के साथ हर एक गतिविधि में भाग लेते हैं, और स्वाभाविक रूप से बहुत से नौजवान नाचने भी लगते होंगे। तो ज्योतिबा भी जब उस बारात की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उसके सहभागी बने हुए थे, तो उस ब्राह्मण मित्र के परिवार के कुछ लोग उन्हें टोक देते हैं, डांट देते हैं कि शुद्ध होकर आप यहाँ इतनी सक्रियता के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। और ये बात ज्योतिबा फुले को बहुत आंदोलित करती है, बहुत पीड़ित भी करती है। पहली बार उन्हें समझ में आता है कि शूद्र होने का दर्द क्या है, अछूत होने का दर्द क्या है, और एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होता हुआ प्रतीत होता है। और यहीं से ज्योतिबा फुले एक चिंतक के रूप में सामने आते हैं। वो इन तमाम सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते हैं कि किस तरह से समाज में छुआछूत की समस्या है, किस तरह से जातीय भेदभाव की समस्या है, किस तरह से एक जाति दूसरे को ऊपर या नीचे मानती है, और भी जितनी प्रकार की सामाजिक समस्याएं थी, वो बहुत गहराई से उन पर चिंतन मनन करते हैं। वो धर्म की उन जड़ों तक भी पहुंचते हैं जो बताती है कि इन तमाम सामाजिक समस्याओं की जड़ें धर्म ग्रंथों में छिपी हुई है, धार्मिक मान्यताओं में छिपी हुई है। और साथ ही वो इस बात की भी बहुत गहराई से पड़ताल करते हैं कि देश की जो आर्थिक समस्याएं हैं, किसानों की, मजदूरों की, उनके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बाबा साहब जो बात कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो, वो बगावत कर देगा। आज जब हम लाखों करोड़ों लोगों को देखते हैं जो आए दिन छुआछूत झेलते हैं, आए दिन जातीय भेदभाव झेलते हैं, और अगले दिन फिर से काम पर लग जाते हैं, उन लोगों के मुकाबले आज से सैकड़ों साल पहले ज्योतिबा के साथ हुई एक छोटी सी घटना
उनके जीवन की दिशा बदल देती है। और वो एक विद्यार्थी ज्योतिबा फुले को, उस चिंतक ज्योतिबा फुले को एक महान समाज सुधारक बनने की दिशा में प्रेरित करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्हें लगता है कि इन तमाम समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल उनके मन में आता है, सबसे पहला जो समाधान उनके मन में आता है, निश्चित रूप से वो शिक्षा को लेकर था। वो कोटेशन तो हम कितनी ही बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, साझा करते हैं। ये विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन धन गया, धन के बिना शुद्र हताश हुआ, और इतना बड़ा अनर्थ सिर्फ और सिर्फ अविद्या के कारण होगा। तो जिस अविद्या या अशिक्षा ने शूद्रों को, अछूतों को सदैव प्रताड़ित किया, अधिकारों से वंचित रखा, उनके जीवन स्तर को खराब बनाए रखा, उसी शिक्षा की स्थापना के लिए ज्योतिबा फुले प्रयासरत होते हैं। और न केवल अछूतों की शिक्षा के लिए, बल्कि उनमें भी विशेष रूप से बालिका शिक्षा के लिए। मैं सावित्रीबाई फुले के योगदान पर बहुत विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम देखते हैं प्राथमिकता से कि किस तरह से ज्योतिबा फुले अपने जीवन संगिनी का सहयोग लेकर उन्हें खुद पढ़ाने का काम करते हैं, और उसके बाद किस तरह से दोनों एक के बाद एक बहुत सारे स्कूल खोलते चले जाते हैं। और बालिका शिक्षा की औपचारिक रूप से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शुरुआत होती है, और ये पूरी आधुनिक भारत के इतिहास में तो निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी। ऐसे स्कूल जहां पर लोगों के या तो एडमिशन नहीं हो रहे थे, और प्रवेश मिल भी जाता था तो सैकड़ों प्रकार के भेदभाव उन्हें सहन करने पड़ते थे। लेकिन ज्योतिबा जैसे महान समाज सुधारक के आगमन ने, उनके सद प्रयासों ने, उनके समर्पण ने निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की मुक्ति के द्वार खोल दिए उन स्कूलों के माध्यम से। जब उन्हें ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी छाया तक को अपवित्र माना जाता है, जो सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं ले सकते, कुओं से पानी नहीं ले सकते, तो ज्योतिबा फुले अपने घर का कुआं खोल देते हैं उन लोगों के लिए कि ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी यहाँ से पानी भर सकता है। ठीक इसी तरह से जब उन्हें ये समझ में आता है कि विधवाओं की बड़ी दुर्गति है समाज में, एक पुरुष जब विदुर बनता है, उसकी जीवन संगिनी की डेथ हो जाती है, तो वो थोड़े समय बाद ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन जब किसी लड़की के जीवन साथी की डेथ हो जाती है, तो उसे मजबूर किया जाता है कि वो आजीवन वैधव्य का पालन करे। और इस तरीके से न केवल व्यक्तिगत रूप से वो महिला पीड़ित या प्रताड़ित होती थी, बहुत कम उम्र में लड़कियां विधवा बन जाती थी, और विधवा बनने के बाद उनका पूरा का पूरा जीवन। और कई प्रसंग ज्योतिबा फुले के सामने ऐसे आए जब उन्होंने देखा कि उन विधवा लड़कियां, दूसरे लोग किस तरह से उनका शारीरिक शोषण करते हैं, और जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लोक लाज के डर से कभी उन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, कभी किसी और तरीके से मार दिया जाता है। तो इन बाल हत्याओं के खिलाफ, विधवाओं के समर्थन में ज्योतिबा फुले ने आज से सैकड़ों साल पहले जो प्रयास किए, का काम उन्होंने किया, वो अपने आप में बड़ा अतुल्य है। और उसका मुकाबला निश्चित रूप से ऐसा उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता। अपने घर में महिलाओं को रखते हुए, उन विधवाओं को आश्रय देते हुए, उन अनैतिक तरीके से कहें या फिर अवैध तरीके से पैदा हो चुके बच्चों को अपनी संतान मानते हुए उनका पालन पोषण करने का जो साहस उस दौर में ज्योतिबा में था, निश्चित रूप से वो उन्हें समाज सुधारकों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। सती प्रथा के खिलाफ भी, हालांकि हम पढ़ते हैं कि ज्योतिबा के जन्म के 2 साल बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध अधिनियम बना के लागू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ये कटु सत्य है कि भारत में कानून जितने उत्साह के साथ बनाए जाते हैं, वो उतने उत्साह के साथ, उतनी गंभीरता के साथ लागू नहीं होते हैं। और राजस्थान में हम पढ़ते हैं कि 1987 तक सती प्रथा के खिलाफ कानून बना 1829 में, और राजस्थान में 1987 तक महिलाएं सती हो रही थी। तो हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौर में जब वो कानून नया नया बना था, तब स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रकरण बहुत सारे समाज में दिखाई दे रहे थे जहां पे विधवा महिलाओं को सती होना पड़ रहा था। तो ज्योतिबा इसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण काम जो उनके व्यक्तित्व को एक संगठक के रूप में, कुशल संगठक के रूप में दिखाता है,
वो जब सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, जब उन्हें लगता है कि अपने काम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए और ज्यादा लोगों तक अप्रोच करने के लिए हमें किसी एक ऐसे संगठन की, एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जो इस दिशा में काम कर सके, एक टीम बनाकर, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। और इस संस्था की स्थापना का जो दिन चुना उन्होंने, निश्चित रूप से वो भी शिवाजी के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ था। तो अपने आप में ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उनका जुड़ाव, उनका ध्यान इतिहास के किन पन्नों की तरफ था। इसी सत्य शोधक समाज के माध्यम से, जिसका मूल उद्देश्य ये था, हम अष्टांगिक मार्ग में महाकानिक बुद्ध द्वारा बताए गए जिन 8 मार्गों को पढ़ते हैं, उन्हीं मार्गों को यदि बहुत संक्षेप में लिख दिया जाए तो वही काम सत्य शोधक समाज कर रहा था। समाज के लोग तार्किक हो, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, वो सिर्फ सत्य को मानने वाले हो और अनावश्यक चीजों को जो थोप दी गई है, जो कर्मकांडों से आई है, जो अंधविश्वासों से आई है, उनसे अपनी दूरी बना लें। ऐसा प्रयास सत्य शोधक समाज ने किया। मान्यवर साहब कांशी राम जी जिस कैडर को आधुनिक भारत में लेकर आए, उस दौर में भी अब देखते हैं कि ज्योतिबा और उनकी टीम किस तरह से छोटी छोटी जनसभाएं कर रही थी, या फिर उसे कैडर भी कहा जा सकता है। तरह तरह के पोस्टर बांटे जाते थे, पर्चे लिखे जाते थे। तो उस संगठन ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया समाज में जागृति पैदा करने के लिए। एक और विशिष्ट आयाम है ज्योतिबा के व्यक्तित्व के साथ, वो उनकी प्रतिभा को एक बेहतरीन लेखक के रूप में स्थापित करता है। और व्यक्तिगत रूप से न केवल मैं ये बात कह रहा हूं, बल्कि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो गुलामगिरी किताब पढ़ने के बाद आंदोलित हुए होंगे, जिनके चिंतन को एक नई दिशा मिली होगी, जिनके सोचने की दिशा ही बदल गई होगी। तो ऐसी क्रांतिकारी पुस्तकों लिखना और उस दौर में लिखना, वो कितना चुनौती भरा रहा होगा। किसी दिन बहुत विस्तार से तुम इस किताब के कंटेंट पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन जिन साथियों ने नहीं पढ़ी, बहुत संक्षेप में उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। इस किताब में ज्योतिबा फूले पहली बार बहुत ही निर्मम तरीके से और इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी निर्भीकता के साथ, 18-19 अध्याय है इस किताब में, और उन सभी में वन बाय वन ब्राह्मणिकल जो मान्यताएं थी इस ब्रह्मांड के निर्माण की, सृष्टि के निर्माण की, ब्रह्मा के मुंह से वर्ण पैदा होने की, वहां से लेकर और ब्रिटिश काल तक किस तरह से ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने पूरे देश के लोगों के साथ भेदभाव की दीवार खड़ी करने का काम किया, किस तरह से पूरे देश के लोगों को अंधविश्वास के जाल में धकेल दिया, किस तरह से एक बहुत बड़े समूह को शिक्षा से वंचित कर दिया। उनके सारे के सारे षड्यंत्रों का, उन सारी की सारी पौराणिक मान्यताओं का बहुत बेबाकी के साथ एक तरह से पोस्टमार्टम किया है। और मानसिक मुक्ति का एक बहुत बड़ा ग्रंथ ज्योतिबा ने लिखा गुलामगिरी के रूप में। और कितने ही ऐसे शब्द हैं जो यदि आज हम बोल दें, जब संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है, तो आप पर बहुत सारे कट्टरपंथी लोग जो हैं वो अनावश्यक कार्रवाई करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उस दौर में इस तरह की टिक्का टिप्पणियां करना, इतनी बेबाकी के साथ, इतनी निर्भीकता के साथ लिख देना हिंदू देवी देवताओं के बारे में, उनके षड्यंत्रों के बारे में, निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी अद्भुत और क्रांतिकारी बात। और वो यही नहीं रुकते, ब्रिटिश काल तक आते आते गुलामगिरी में ज्योतिबा महाकाणी बुद्ध का जिक्र करते हैं, शंकराचार्य के षड्यंत्रों का जिक्र करते हैं, और ब्रिटिश काल तक आते आते वो इस बात को बहुत बेहतरीन ढंग से बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के आने के बाद भी एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड वो यूज करते हैं, और ये आज भी उतना ही सत्य प्रतीत होता है। हम कहते हैं कलम कसाई, कि बहुत सारे ऐसे जमींदार, बहुत सारे उच्च जातीय लोग जो ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहे, लेकिन निचले तबकों पर अत्याचार करते रहे, उन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से जब भी रिपोर्टिंग करी, जब भी कुछ लिखा, जब भी ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाया, तो निचले तबकों के खिलाफ बातें करते हुए, अधूरे तथ्य पेश करते हुए,
और वो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार जब कोई स्कूल खोलती है, कोई कॉलेज खोलती है और उसमें उच्च जातीय शिक्षकों को अपॉइंट कर देती है, तो वो भी बहुत ईमानदारी से शिक्षण का काम नहीं करते हैं। उन शिक्षण संस्थानों को भी भेदभाव का अड्डा बना देते हैं। और ये बात आज भी उतनी ही सही है। इसके अतिरिक्त भी कई पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से लेकर एक और बड़ी अद्भुत किताब उन्होंने लिखी, किसान का कोड़ा नाम से। और उनके किसानों से जुड़े हुए विचारों से प्रभावित होकर ही सरकार जो है एक एग्रीकल्चर एक्ट तक लेकर आती है। तो हम समझ सकते हैं कि किसानों की पीड़ाओं के बारे में, कृषि की समस्याओं के बारे में उनकी समझ कितनी गहरी है। छत्रपति शिवाजी पर मराठी भाषा में वो बहुत अच्छी रचना लिखते हैं। तो एक लेखक के रूप में भी ज्योतिबा का जो योगदान उस दौर में रहा और जो आज भी हम जैसे नौजवानों को, आज की पीढ़ी को प्रेरित करने का काम कर रहा है, आंदोलित करने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से वो भी बड़ा अद्भुत था। तो तीन चार मोटे मोटे से आयाम हमें दिखते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक विद्रोही चिंतक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक लेखक के रूप में। निश्चित रूप से उन्होंने जो भी काम किए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और सत्य शोधक समाज के माध्यम से तो आज, हालांकि अभी मैं बात करूंगा ज्योतिबा की विचारों की प्रासंगिकता के बारे में, तो उन्होंने तो ऐसा पैटर्न डिजाइन किया कि अगर किसी को विवाह करना हो तो किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक नई पद्धति का आविष्कार किया, उसको डिजाइन किया कि हम इस तरीके से विवाह करवा सकते हैं बिना ब्राह्मणों के। और कोर्ट ने उस पद्धति को मान्यता प्रदान की। तो हम समझ सकते हैं उनकी दूरदर्शिता को। तो ये तो मोटे मोटे से उनके व्यक्तित्व के, उनके जीवन के कार्य मैंने बहुत संक्षेप में आपसे साझा करने का प्रयास किया। अब यदि हम इस विषय पर बात करना चाहें कि उनके विचारों की प्रासंगिकता क्या है, आज 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, तब क्या आज से लगभग 130-135 साल पहले उनकी लिखी गई बातें, उनकी कही गई बातें किसी काम की है, या फिर अब वो आउटडेटेड हो चुकी है? तीन चार चीजें हम देखते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो काम करते हैं ज्योतिबा, तो वो एजुकेशन का है, शिक्षा का, और विशेष रूप से उन लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाना जो हास्याकृत है, जो पीछे छूट गए हैं, जिन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए, या फिर किन्हीं भेदभावों की वजह से जो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए। तो ये आवश्यकता आज भी उतनी ही बनी हुई है। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थानों में किस तरह से भेदभाव पसरा हुआ है। और वो किसी प्राइमरी स्कूल से लेकर, जब हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील चल रहा है, तो अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पोषाहार का भोजन बनाने वाली महिला जो आती है वो तथाकथित उच्च जातीय ही होती है। अगर किसी निम्न वर्गीय महिला को लगा दिया जाए वहां पे, जिसे समाज ठीक नहीं समझता है, तब निश्चित रूप से अवरोध पैदा होता है। तो जहां शिक्षण संस्थान इस भेदभाव की बीमारी से मुक्त नहीं हुए हैं, उसके बाद कितनी ही घटनाएं हम पढ़ते हैं। ये पिछड़े वर्गों के बच्चों के साथ भेदभाव होता है, मार्किंग के मामले में, इंटरव्यू में अंकों के मामले में। तब ये बात सहजता से समझ में आती है कि किस तरह से आज भी, और ज्योतिबा ने जो बात कही कि सरकार भले ही तनख्वाह देकर उच्च जातीय लोगों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट कर दे, उनकी प्राथमिकता नहीं है कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उन्हें बहुत ईमानदारी के साथ शिक्षित किया जाए। तो ऐसे में उस दौर में जहाँ ज्योतिबा फुले स्कूल खोल रहे हैं, उन जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज जब हम लोग संसाधनों से लेस हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा समूह है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो शिक्षित भी है, उसके बावजूद भी यदि हम इस बात पे मूल्यांकन करना चाहें, इस बात पे चिंतन करना चाहें कि कितने स्कूल या कॉलेज हम स्थापित कर पाए जो सबको समानता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हो, तो बहुत निराशा हाथ लगती है। तो उनके विचारों की प्रासंगिकता, विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े विचार, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस दौर में थे। क्योंकि अशिक्षा निश्चित रूप से आज भी बहुत बड़ी समस्या है। और जहां शिक्षा के अवसर उपलब्ध भी है, तो वहां भी पग पग पर ऐसे द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो एकलव्यों के अंगूठा काटने को आतुर हैं। तो हमें इस बात को, इस षड्यंत्र को समझने के लिए और इसके समुचित उपचार के लिए
ज्योतिबा की उस बात की तरफ जाना ही पड़ेगा जब वो स्कूल खोलकर एक बहुत बड़े पिछड़े हुए समूह को शिक्षित करने का काम कर रहे थे। और ये अनायास नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर उन्हें अपना तीसरा गुरु स्वीकार करते हैं, बल्कि उनके काम, उनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से बाबा साहब को सद प्रेरणा देता है कि उन्हें अपने गुरु के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, जब हम महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं और जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं कि किसी समाज की प्रगति इस बात से मापी जा सकती है कि वह महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो जब हम आज देश की महिलाओं को देखते हैं और ज्योतिबा फुले के संघर्ष को याद करते हैं, तब समझ में आता है कि महिलाओं की दशा में आज भी बहुत व्यापक बदलाव नहीं हुए हैं। जब हम धम्मभूमि को देखते हैं, धम्मभूमि के आंदोलन को देखते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा को देखते हैं, और उसके बाद परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राव जी के सानिध्य में चल रहे धम्मभूमि आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि सारी कड़ियां परस्पर जुड़ती चली जाती है। और कहीं ना कहीं धम्मभूमि के आंदोलन में भी महिलाओं की बराबर भागीदारी, उनकी समानता और उनके अधिकारों की जो बात बार बार सुनाई देती है, दिखाई देती है, उसके बैकग्राउंड में भी निश्चित रूप से ज्योतिबा का संघर्ष है, बाबा साहब के विचार हैं, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो महिलाओं के मामले में हम पढ़ते हैं वैधानिक रूप से लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की आयु 18 साल हो तो विवाह कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिबा उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे, बल्कि बाकायदा उन्होंने प्रपोजल बना कर दिया कि कम से कम इतनी आयु तो सेट होनी ही चाहिए, इससे कम उम्र की लड़कियों की विवाह नहीं होनी चाहिए। तो जितनी गंभीरता के साथ वो उस दौर में काम कर रहे थे, आज भी हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं लड़कियों की विवाह के बारे में, विधवा हो जाने के बाद, तलाक के बाद वो जिन समस्याओं का सामना करती है काम करने के मामले में, या फिर कार्यस्थल पर भी जो लोग नौकरियां कर रही है महिलाओं में, चाहे वो किसी सरकारी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके सामने उस कार्यस्थल पर भी जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए निश्चित रूप से ज्योतिबा के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस दौर में थे। हम संखारों की बात करते हैं, धर्म के अनुसार संखार करने की बात करते हैं। हालांकि ये सवाल तो मेरे जहन में भी कई बार आता है कि ज्योतिबा धर्म की ओर डाइवर्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि सत्य सजग समाज की स्थापना या फिर ये कहना कि उन्होंने एक नया पंथ या नई स्ट्रीम खड़ी करने का प्रयास क्यों किया। तो स्वाभाविक रूप से जब भी कोई नई चीज सामने रखी जाती है, जब तक उसका मार्गदर्शक, जैसे उदाहरण के लिए हम अकबर के दीन इलाही को लेते हैं कि वो एक नया धर्म चलाता है अकबर, और ये कोशिश करता है कि सारे के सारे लोग जो है उस धर्म से जुड़ जाएगी, उसकी प्रजा उससे जुड़ जाएगी, और वो बहुत श्रेष्ठ चीजें भी डालता है उसमें जो हिंदू धर्म के अनुसार अच्छी थी, इस्लाम के अनुसार अच्छी थी, और ये उम्मीद करता है कि ये चलेगा। हम ये सोचने लगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धर्म दीक्षा के बजाय किसी नए धर्म का आविष्कार कर लेते, उसका परिवर्तन कर देते, तो ये दोनों ही दशाएं खराब होती। तो ज्योतिबा भले ही धर्म की ओर नहीं गए, लेकिन तब भी गुलामगिरी में उन्होंने जिस ढंग से चीजों को लिखा, फिर ब्राह्मणों के बिना जिस तरह से संखार करवाने की स्ट्रीम उन्होंने शुरू की, उसी बात की ओर इशारा करती है जो हमें धर्म से जोड़ने का काम करती है। तो जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोग तैयार किए जो संखार करवाने का काम कर रहे थे, बिना ब्राह्मणों की शादियां करवाने का काम कर रहे थे, ये भी अपने आप में उसी दिशा में कदम था जैसे आज धम्मभूमि के माध्यम से हमारे संखार कर्म करवा रहे हैं। और बाबा साहब की धम्म दीक्षा के बाद निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे आंदोलन को एक नई दिशा मिली, हम अपनी जड़ों की तरफ वापिस लौट पाए, और आसान हो गया हमारे लिए रास्ते तय करना, रास्ते चुनना कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक इसी तरह से युवाओं के संदर्भ में ज्योतिबा के विचार क्या है, इस पर संक्षेप में चर्चा करते हुए अपनी बात को विराम दूं। एक प्रसंग आता है ऐसा ज्योतिबा की जीवनी में, जब उनके विरोधी लोग दो लोगों को तैयार करते हैं ज्योतिबा की हत्या करने के लिए, और रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे होते हैं,
वो दोनों हत्यारे ज्योतिबा के घर में प्रवेश करते हैं। संयोग से ज्योतिबा को उनकी छाया दिखाई देती है, या फिर वो इस बात को भांप जाते हैं कि घर में कोई उपस्थित है, और वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम लोग। और वो हत्यारे बता देते हैं कि अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि हम आपको मारने के लिए आए हैं। संभवतः एक का नाम धोंडी राव था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जब कहते हैं कि हम आपको मारने के लिए आए हैं, किस तरह से दिग्भ्रमित लोग, दिग्भ्रमित युवा जो आज अपराधों की दुनिया में धंसते जा रहे हैं, ज्योतिबा पूछते हैं उनसे कि मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, क्या बिगाड़ा है, मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो दोनों भी बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई अहित नहीं किया है, हमें तो पैसे मिले हैं आपको मारने के लिए। लेकिन ज्योतिबा जब कहते हैं उन्हें कि ठीक है, आप मुझे मार सकते हैं, मैं जो काम कर रहा हूं आप लोगों की भलाई के लिए, पूरे समाज की भलाई के लिए, अच्छा है कि उसी समाज के लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, और आज नहीं तो कल ये इनाम मिलना ही था। तो वो दोनों बड़ी शर्मिंदा होते हैं, उन्हें एहसास होता है, पश्चाताप होता है अपनी गलती का, और फिर वो बैठकर बात करने लगते हैं। वो भी जान रहे थे दूर से ज्योतिबा के काम को। तो उन्हें समझ में आता है कि हम जिस व्यक्ति की हत्या करने आए हैं, ये कितने बड़े जन समूह के कल्याण का काम करने में लगा हुआ है, और इनकी मौजूदगी ने, इनकी उपस्थिति ने, इनके नेतृत्व ने, इनके रचनात्मकता ने एक बहुत बड़े समूह को दिशा बदलने का काम किया है। अब दोनों का गुस्सा बदल जाता है। तो वो लोग जो ज्योतिबा फुले को मारने के लिए आए थे कहते हैं कि जिन्होंने आपको मारने के लिए हमें भेजा है, अब जाकर हम उनकी हत्या करेंगे। और इस बात के जवाब में ज्योतिबा जो बात कहते हैं, वो भी महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं से हूबहू मैच करती है। ज्योतिबा कहते हैं कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी से नहीं चुकाना चाहिए, और अगर आप उन्हें मार भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, बल्कि हमें प्रेम पूर्वक रहते हुए उनके हृदय में परिवर्तन लाते हुए काम करना चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो दोनों के दोनों नौजवान आगे चलकर उन महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के अनुयायी बनते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सारी गतिविधियों में सहयोग करते हैं। तो कितनी प्रेरक वाणी के धनी रहे होंगे ज्योतिबा फुले, जिनके कुछ शब्दों ने जो प्रभाव महाकारुणिक बुद्ध की वाणी अंगुलीमाल पर कर रही थी हजारों साल पहले, जब वो तथागत को मारने के लिए दौड़ता है, ठीक वही काम ज्योतिबा फुले करते हैं उन दो युवकों के साथ जो उन्हें मारने के लिए आए। और तमाम तरह के युवा जो किसी भी तरीके के गलत रास्ते पर चले जाते हैं, अपनी राह से भटक जाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए निश्चित रूप से ज्योतिबा फुले के विचार अपने आप में एक नई दिशा देने वाले हैं, जीवन को बदलने वाले हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। कि किसी तरह से जन जागृति का जो रास्ता ज्योतिबा फुले ने चुना, वो आज भी इस बात की हमें सीख देता है कि यदि हम अपनी विचारधारा को, हम बाबा साहब के विचारों को, हम महाकारुणिक बुद्ध की विचारिकी को, धम्म को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके टूल्स क्या हो सकते हैं, उसके माध्यम क्या हो सकते हैं। यदि सोशल मीडिया को हम निकाल दें तो बाकी कुछ भी बदला नहीं है उस दौर में और आज के दौर में, कि वही जनसभाएं, वही कैडर कैंप, वही पोस्टर, वही मैगजीन्स, वही किताबें, सारे के सारे माध्यम वही है जो उस दौर में ज्योतिबा यूज कर रहे थे। और आज भी हमें इस बात की नसीहत देते हैं कि यदि आप एक बड़े जन समूह को आंदोलित करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम श्रद्धेय भंते जी की लिखी छोटी छोटी किताबों की बात करते हैं, चाहे वो जंगल की आग हो, और अभी महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में उस किताब की प्रासंगिकता निश्चित रूप से 1000 गुना बढ़ गई है। जब आए दिन हम उसकी चर्चाएं सुन रहे हैं, उसमें से लोग उद्धरण दे रहे हैं, बार बार उसकी बातें कर रहे हैं, तो इस तरह का साहित्य निश्चित रूप से बहुत बड़े जनसमूह को प्रेरित करने का काम करता है, उन्हें आंदोलित करने का काम करता है, और उन्हें इस बात के लिए तैयार करता है कि वो दृढ़ संकल्पित होकर अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें और बहुत मजबूती के साथ इस काम में लग जाए। तो ये सारी की सारी बातें जो ज्योतिबा उस दौर में कह के गए, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। समाज सुधार की दिशा में, महिलाओं की उन्नति के मामले में, युवाओं को दिशा देने के मामले में, शैक्षणिक क्षेत्र में, किसानों या मजदूरों की समस्याओं के मामले में
हर एक एंगल से ज्योतिबा फुले के विचार न केवल उपयोगी है बल्कि वो अनुकरणीय है, अब भी व्यवहार में उतारने लायक है, अब भी उन पर काम किए जाने की जरूरत है। और संयोग से ये अच्छा है कि अब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले लोग उन तमाम महापुरुषों के जीवन पर चर्चाएं कर रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं, उन बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने की काम की, प्रगतिशील वैचारिकी का परिचय देते हुए समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के लिए काम किया। तो एक बार पुनः धम्मभूमि के इस प्लेटफॉर्म पर उन महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को उनके जीवन संघर्ष के लिए, उनके त्याग के लिए और उन्होंने जिस वैचारिक धरोहर को हम लोगों को सुपुर्द किया, उन तमाम एक तरह से उपकारों के लिए उन्हें सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।